नमस्कार। स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 17 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। For determination of configuration of a geometrical isomer, that whether the isomer is cis or trans, following methods are being used. Clear? Geometrical isomers cis है या trans है, उसका configuration को निकालने के लिए जो methods हैं वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला मेथड है cyclization method. In cis isomers, the functional groups are situated in the same side so they can interact with each other and the compounds get cyclized. Whereas for trans isomers it is not possible. For example, maleic acid on heating up to 140 degrees centigrade easily loses water to form anhydride, but for fumaric acid it is not possible. If however it is heated up to 275 degrees centigrade, then its bond break. So free rotation of molecule is possible, then it loses water to form anhydride. साइक्लाइजेशन में चक्रीयकरण विधि, यह क्या विधि होती है? नॉर्मली देखा जाता है कि जो सिस कन्फर्म होता है, सिस कंपाउंड्स, वह आसानी से चक्रीय यौगिक बना लेते हैं, लेकिन जो ट्रांस वाले होते हैं वे चक्रीय यौगिक नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि जो सिस आइसोमर्स होते हैं, सिस आइसोमर्स में जो सेम ग्रुप्स हैं वो सेम साइड में होते हैं, इसलिए वो आसानी से इंटरेक्ट कर जाते हैं और आसानी से इंटरेक्ट करने के कारण उनमें साइक्लाइजेशन आसानी से हो जाता है। लेकिन ट्रांस में दोनों अपोजिट साइड में होते हैं सेम ग्रुप्स, तो उनमें इंटरेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए वो चक्रीय यौगिक नहीं बना पाते। समझ में आ गया? उदाहरण के लिए जैसे मेलेइक एसिड 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर मॉलिक्यूल लूज करके एनाइड्राइड, मेलिक एनाइड्राइड जो कि चक्रीय यौगिक का निर्माण कर लेता है। लेकिन फ्यूमेरिक एसिड जिसमें दोनों अपोजिट COH ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो चक्रीय यौगिक नहीं बना सकता। लेकिन अगर उसको 275 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको फ्यूमेरिक एसिड को 275 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो उसमें होता क्या है कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो उसमें सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन के कारण COH ग्रुप दोनों सिस पोजीशन में आ जाते हैं और सिस पोजीशन में जब आ जाएंगे तो उनमें इंटरेक्शन के बाद CH2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और मेलिक एनाइड्राइड प्राप्त होगा। और अगर मेलिक एनाइड्राइड का जब हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो दोनों से ही जो मेलिक एनाइड बना उनसे केवल मेलेइक एसिड ही प्राप्त होता है। क्लियर? देखो एग्जांपल से, यहाँ पर आपको मेलिक एसिड दिख रहा है। मेलिक एसिड में दोनों COH ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में होते हैं, तो यहाँ पर जब इसको 140 डिग्री गर्म किया जाएगा तो एक का H और एक का OH, COH में से एक में H और एक में OH निकल जाएगा। क्लियर? मैकेनिज्म किस प्रकार से होतेगा मैं देखूँ तो देखो दोनों पे OH है। यहाँ से इसने अटैक किया, ये इधर, ये बाहर और ये ऐसे बाहर, तो यहाँ से तो ये OH बाहर हो गया और इस ऑक्सीजन किससे जुड़ गया? इस कार्बन से। इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा जो कि इस OH के साथ मिलकर क्या बना जाएगा? H2, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? बाहर। लेकिन यहाँ पर जब फ्यूमेरिक एसिड को गर्म किया जाता है तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो COH दोनों ग्रुप ट्रांस में, इसलिए यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन जब इसको हाई टेम्परेचर 275 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तब इस पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ केवल सिंगल बॉन्ड बनेगा और सिंगल बॉन्ड में रोटेशन के कारण ये COH ग्रुप या ये COH ग्रुप यानी सेम साइड में आ जाएंगे। दोनों सेम साइड में आने के बाद इसमें सेम मेलिक एसिड की तरह वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और क्या प्राप्त होता है? मेलिक एनाइड्राइड। और मेलिक एनाइड्राइड का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तब ओनली मेलिक एसिड ही प्राप्त होता है। तो ये बात होगी चक्रीय विधि, जिसके द्वारा हम सिस है या ट्रांस है ये पता कर सकते हैं।
दूसरा जो मेथड डायपोल मोमेंट मेथड आता है। द डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर्स इज नॉर्मली जीरो और वेरी लो, वेयरएज सिस कंपाउंड्स हैव हाई डायपोल मोमेंट। जो सामान्यतः देखा गया है कि जो ट्रांस आइसोमर्स है उनका डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होता है या बहुत कम होता है, जबकि सिस आइसोमर्स का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर्स है, ट्रांस आइसोमर्स में सेम ग्रुप या जो इक्वल ग्रुप होते हैं वो किस में अपोजिट साइड में होते हैं, और अपोजिट साइड में जब होंगे तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो लगता है प्लस आई या माइनस आई, तो वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट, क्योंकि अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड में होने के कारण दोनों का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, जिसके कारण कोई इफेक्ट नहीं लग पाता है और उस मॉलिक्यूल का यानी ट्रांस आइसोमर्स का क्या हो जाता है, पूरा मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट शून्य हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस डाइक्लोरोइथेन एंड ट्रांस 2-ब्यूटेन इज जीरो, whereas the cis isomers have the dipole moment of 1.85 d and 0.4 d। d क्या है? d बाई, डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई होती है d बाई। अब आगे देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये अपना क्या है, डाइक्लोरोइथेन। जब डाइक्लोरोइथेन सिस फॉर्म में होता है, चूंकि क्लोरीन का क्या लगता है, माइनस आई, तो माइनस आई लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन साइड में जाएंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर दोनों सेम साइड्स में जा रहे हैं, तो यहाँ पर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वो ऐड होता है, और यहाँ पर म्यू कितना आता है, 1.85 डिग्री, वो डी। जबकि जो ट्रांस होते हैं, ट्रांस में दोनों सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट, जिसके कारण इसका डायपोल मोमेंट, जिसको म्यू के द्वारा दिखाते हैं, है ना, म्यू द्वारा डिनोट करते हैं, वो कितना हो जाता है, जीरो। इसी प्रकार 2-ब्यूटेन का एग्जाम्पल हो, 2-ब्यूटेन में सिस में 0.4 डी, क्लियर, और ट्रांस में कितना आता है, जीरो। समझ में आ गया? सेम ट्रांस में होता है तो उसका जीरो होता है, लेकिन अगर यहाँ पर दो ग्रुप्स जिनका अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, क्लियर, जैसे CH3 हो गया और Cl हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, CH3 का लगता है प्लस आई और क्लोरीन का लगता है माइनस आई। समझ में आ गया? यानी प्लस प्रेरणिक प्रभाव और माइनस प्रेरणिक प्रभाव। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तब सिस वाले के तो क्या हो जाती है, कम, और ट्रांस वाले का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है डायपोल मोमेंट। इफ वेक्टर सम ऑफ द टू ग्रुप्स विद अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट एड्स अप देन ट्रांस आइसोमर इज हायर डायपोल मोमेंट। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल के cis1 क्लोरोप्रोपिन, cis1 क्लोरोप्रोपिन का आता है 1.0 म्यू 1.71 डी, जबकि ट्रांस का कितना आता है, 1.97। समझ में आ गया? ओके। अब थर्ड आता है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हम सिस या ट्रांस है पता कर सकते हैं। ड्यू टू हाई पोलरिटी एंड लोअर सिमेट्री, अभी हमने पोलरिटी देखा है, डायपोल मोमेंट जिसका ज़्यादा होता है उसमें पोलरिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, तो सिस आइसोमर्स का पोलरिटी ज़्यादा होती है। अब चूंकि सिस आइसोमर्स की जो सिमेट्री है वह लो होती है, जबकि जो ट्रांस आइसोमर्स है उसकी सिमेट्री ज़्यादा होती है। ट्रांस आइसोमर्स में क्लोज पैकिंग अच्छे से हो सकती है सिमेट्रिक होने का। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू हाई पोलरिटी और लो सिमेट्री सिस आइसोमर्स हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलरिटी के, तो जितनी ज़्यादा पोलरिटी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, क्लियर। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट सिसका क्या होता है, कम होता है, क्लियर। अब देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर एग्जांपल है डाइक्लोरोइथेन, तो डाइक्लोरोइथेन का मेल्टिंग पॉइंट आता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ट्रांस वाले का क्या आता है, सिस वाले का -80 डिग्री और ट्रांस वाले का -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, ट्रांस का,
क्लियर, क्योंकि माइनस में ध्यान रखना। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिस का आता है +60 डिग्री सेंटीग्रेड और ट्रांस का आता है +48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो है सिस का ज़्यादा और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, ट्रांस का ज़्यादा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल और देख लो आप, जैसे डाइब्रोमो एथीन में सिस है तो सिस का मेल्टिंग पॉइंट होता है -50 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ट्रांस का होता है -6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ ट्रांस का। इसी प्रकार के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिस का होता है +110 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका ट्रांस का होता है +108 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हुआ, सिस का। इसी प्रकार मैलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 130 डिग्री सेंटीग्रेड सिस फॉर्म में, जबकि फ्यूमिक एसिड का होता है 302 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। अब आजकल जो मेथड काम में ले जाते हैं डिटर्मिनेशन के वो है एक्सरे एनालिसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स के द्वारा हम सिस आइसोमर्स से या ट्रांस आइसोमर्स को डिटरमाइन करते हैं। तो नाउ डेज द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन लाइक एक्सरे एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी etc हेल्प अस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर। तो ये बात हो गई अपने डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ज्यामितीय समायों के विन्यास को निकालने की विधियाँ। तो अब आगे के चैप्टर्स में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, RS नोमेनक्लेचर, DL नोमेनक्लेचर क्या होता है, सीक्वेंस रूल क्या होता है। क्लियर। धन्यवाद।